हेलो फ्रेंड्स, मैं सामी पांडे स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी पे। आज हम बात कर रहे होंगे कोर्स नंबर 5 जो कि आपका है फंडामेंटल ऑफ स्पीच एंड स्पीच टीचिंग। तो हम इस पेपर के जो भी वन लाइनर 20 टॉप क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे। इसके पहले के 2 सब्जेक्ट के आपके करा दिए गए हैं, 20 क्वेश्चन करके 2 वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दी गई है, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी का और एजुकेशनल साइकोलॉजी जो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग है कॉमन पेपर उसके, तो 20-40 क्वेश्चन आपको करा दिए गए हैं। इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कोर्स 5 जो आपका है फंडामेंटल ऑफ स्पीच एंड स्पीच टीचिंग के, तो उसके हम 20 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका है ध्वनिम का अध्ययन क्या कहलाता है। प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन लिया गया है, ये बहुत बार रिपीटेड ये पूछा गया है। तो देखेंगे ध्वनिम का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है, तो उसको हम कहते हैं फोनोलॉजी। याद करने के लिए आप बहुत इजीली इसको याद कर सकते हैं। जो ध्वनि है साउंड होता है, ठीक है, जो फोन होता है उसके माध्यम से हम साउंड को सुनते हैं, तो वहाँ से आप याद कर लीजिएगा फोनोलॉजी। या फिर आप रूट वर्ड जैसे होता है इंग्लिश का रूट वर्ड, वहाँ से भी याद कर सकते हैं कि कहीं पे भी आपको फोन दिखाई देगा उसका मतलब हमेशा साउंड होगा, तो वहाँ से भी आप इसको याद कर सकते हैं। अगला है वोकल फोर्ड का कार्य क्या होता है। जो वोकल फोर्ड होता है उसका काम क्या होता है, तो वो होता है कंपन करना। अगला क्वेश्चन है ऊपरी ओठ किस प्रकार का उच्चारण अंग है। आप में 2 प्रकार के उच्चारण अंग होते हैं, एक सक्रिय है एक निष्क्रिय होता है। तो आप सक्रिय तथा निष्क्रिय उच्चारण अंगों को एक बार जरूर देख लें, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो ये कुछ सक्रिय और निष्क्रिय ये कुछ निष्क्रिय उच्चारण अंग हैं, आप उसको देख लीजिएगा। आपको सक्रिय उच्चारण अंगों के नाम भी आपको दिए जाएंगे। ये निष्क्रिय उच्चारण अंग है जिसमें आपका कठोर तालु आता है, ऊपरी जबड़ा जो है वो आता है, जो ऊपरी दांत होता है वो भी आपका निष्क्रिय उच्चारण अंग होता है, और जो ऊपर का ओठ होता है वो भी एक प्रकार का निष्क्रिय उच्चारण अंग होता है। ये 4 नाम आप जरूर याद रखेंगे, क्योंकि हर बार बहुत बार जो है इससे क्वेश्चन बना हुआ है सक्रिय तथा निष्क्रिय उच्चारण अंग से, तो ये 4 नाम आप याद कर लीजिए। अगला है नासिकीय ध्वनियाँ कौन कौन सी होती हैं। आपको नासिकीय ध्वनियों के बारे में बताना है। आपने पढ़ा होगा उच्चारण अंग के स्थान पर, ठीक है, तो उच्चारण स्थान के आधार पर आपने व्यंजनों का वर्गीकरण या स्वरों का वर्गीकरण पढ़ा होगा। आपको ये टेबल याद कर लेनी है, क्योंकि इसी में से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। स्पीच पेपर की सबसे अगर खराब बात कहें, हिंदी मीडियम के बच्चों में भी वो पूछ लेते हैं के का उच्चारण स्थान क्या है। वो सीधे का नहीं पूछेंगे आपसे, वो के पूछेंगे, जी पूछेंगे, आपसे यच पूछ लेंगे। यच पूछने का मतलब है वो हा पूछ रहे हैं आपसे कि हा का उच्चारण स्थान क्या है। के पूछने का मतलब है वो का पूछ रहे हैं आपसे कि का उच्चारण स्थान क्या है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। आप चाहे हिंदी मीडियम के पेपर सॉल्व करेंगे या फिर इंग्लिश मीडियम का सॉल्व करेंगे, दोनों में ये दिखाई देगा आपको कि जो हिंदी मीडियम का पेपर होगा उसमें इंग्लिश का ही पूछते हैं कि के जो है के का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो ये टेबल है, आप याद कर लीजिएगा अच्छे से। जो ताल होता है उससे क्या कौन कौन से उच्चारण मतलब बोले जाते हैं वर्ड, उसके बाद मूर्धन से कौन कौन सा वर्ड बोला जाता है, दंत से कौन कौन सा वर्ड बोला जाता है, सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और सारी चीज़ें आप इसमें याद कर लीजिएगा इस टेबल को, ताकि इसमें से आपको क्वेश्चन जरूर, एक क्वेश्चन तो आपको जरूर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है आपका संयुक्त स्वर का उदाहरण दीजिए। मतलब जो संयुक्त स्वर है उसका उदाहरण आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। आप में डेप्थोंग एंड ब्लेंड दिया गया है, तो वहीं से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो आपसे डेप्थोंग के बारे में पूछा गया है, तो उसका उदाहरण होता है ए, ई और आ। देखिए आपसे घुमाकर भी पूछ सकता है, वो आपसे पूछ लेंगे कि ई और आ जो है वो किस प्रकार के स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा जवाब होगा कि ये संयुक्त स्वर होते हैं। आप में ट्रू फॉल्स आता है तो वो पूछेंगे कि ई और आ जो है क्या वो संयुक्त स्वर होते हैं। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट है के एंड जी उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन के किस प्रकार में आता है। ठीक है, देखिए
ऐसे ये जो है प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है जो मैंने उठाया हुआ है, बस आपको दिखाने के लिए कि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपसे का और गा का उच्चारण स्थान नहीं पूछा जाएगा, आपसे के एंड जी का उच्चारण स्थान पूछा जाएगा। इस तरीके से इंग्लिश वर्ड को लेकर के वो उच्चारण स्थान पूछते हैं, तो आप इसको बहुत ही अच्छे से याद कर लेंगे। तो के और जी है, मतलब का और गा जो होता है उसका उच्चारण स्थान जो होता है वो कंठ होता है। अगला क्वेश्चन है, किस उम्र के बच्चों को वन वर्ड चाइल्ड कहा जाता है? किस उम्र में बच्चे एक शब्द का उच्चारण सही तरीके से कर लेते हैं, तो वो चीज़ें आपसे पूछा जा रहा है। तो ऐसे ही बच्चों को हम कहते हैं वन वर्ड चाइल्ड। तो आपसे उम्र पूछी गई है, तो ये है 7 से 9 महीने में। लिंग अप्रोच को और किस नाम से जाना जाता है? तो लिंग अप्रोच को हम क्या कहते हैं? वो विकासात्मक मॉडल के नाम से हम लिंग अप्रोच को जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, फोनेटिक तथा फोनोलॉजिक स्तर में क्या अंतर है? देखिए, स्पीच का पेपर जो है वो हार्ड आता है, और अगर अन्य पेपरों के मुकाबले अगर हम देखते हैं, जैसे आपका इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी है, एजुकेशनल साइकोलॉजी है, उसके बाद अगर हम देखते हैं तो आइडियोलॉजी का पेपर है, तो ये स्पीच की अपेक्षा थोड़े ईजी आते हैं, आप कर ले जाएंगे। लेकिन स्पीच का पेपर ऐसा होता है, पहली बात तो आपने पहली बार स्पीच को पढ़ा हुआ है, इसके जो शब्द हैं उसको आपने पहली बार इंट्रोड्यूस आप हुए हैं, तो वो आपके लिए थोड़ा सा कठिन होगा, और ये पेपर भी अपने आप में एक हार्ड पेपर होता है अन्य पेपरों के मुकाबले। तो आपसे फोनेटिक तथा फोनोलॉजी में क्या अंतर होता है वो आपसे यहाँ पे पूछा गया है। जो फोनेटिक स्तर होता है उसमें हम बच्चों को सिखाते हैं स्वर से व्यंजन की तरफ हम बच्चों को ले जाते हैं, मतलब पहले स्वर ध्वनियों की सहायता से हम व्यंजन ध्वनियों की पहचान बच्चों को सिखाते हैं। लेकिन जो फोनोलॉजी होता है उसमें हम क्या करते हैं, व्यंजन ध्वनियों से हम स्वर ध्वनियों को जोड़ते हैं। दोनों में बस अंतर यही है कि पहले हम स्वर का इस्तेमाल करके व्यंजन को जोड़ेंगे तो वो फोनेटिक हो जाएगा, और फोनोलॉजी में क्या होता है कि हम व्यंजन के इस्तेमाल से स्वर ध्वनियों को सिखाते हैं। अगला है, एबीटी का पूरा नाम क्या होता है? मतलब यहाँ पे आपसे फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, जिसका मतलब होता है ऑडिटरी वर्बल थेरेपी। अगला क्वेश्चन है, बीएकेटी का पूरा नाम क्या है? बच्चों को स्पीच सिखाने के लिए हम जो टेक्निक्स यूज करते हैं बीएकेटी, उसका आपसे फुल फॉर्म पूछा गया है। तो ये पहला होता है, ए का मतलब होता है जो आप में वी है, वी का मतलब होता है विजुअल, ए का मतलब होता है ऑडिटरी, के फॉर होता है काइनेस्टिक, टी फॉर होता है टेक्टाइल। तो वीएकेटी का यही फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है, क्यूड स्पीच का संप्रत्यय किसने दिया था? क्यूड स्पीच को सर्वप्रथम किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो हमारा जवाब होगा ऑर्निंग कॉर्नेट ने जो है 1966 में जो है इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। ऑर्निंग कॉर्नेट ने ही क्यूड स्पीच के बारे में बताया था। अगला क्वेश्चन है, सोडा का पूरा नाम क्या है? जो सोडा होता है, जो एक प्रकार का हम कहते हैं आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर होता है, उसके बारे में आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो सोडा का मतलब जो यस है उसमें उसका मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन एरर। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो अच्छे से करेंगे। तो यहाँ पे जो यस का मतलब होता है वो होता है सब्स्टिट्यूशन एरर। सब्स्टिट्यूशन एरर मतलब प्रतिस्थापन दोष। जैसे हम राम होता है तो राम को राम ना बोल करके राल बोलना, माँ को जो है माँ के स्थान पर ला का उच्चारण करना, मतलब इसको प्रतिस्थापित, माँ को जो है प्रतिस्थापित कर रहा है ला। तो इस प्रकार का जो उच्चारण दोष होता है उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन एरर या प्रतिस्थापन दोष। अगला है ओमिशन एरर, मतलब विलोपन दोष। विलोपन दोष क्या होता है कि जैसे विलोपन दोष होता है कि जब हम छोड़ करके बोलते हैं, ठीक है, जैसे हम स्कूल बोलते हैं तो स्कूल को कूल बोलना, किसी को छोड़ करके कोई ना कोई एक वर्ड जो है उसको जब हम छोड़ करके बोलते हैं वो आपका होता है विलोपन। उसके बाद है डिस्टोरेशन, मतलब भ्रष्ट उच्चारण दो। डिस्टोरेशन का मतलब होता है कि हम शब्द का जो उच्चारण कर रहे हैं वो अस्पष्ट हो। किसी भी शब्द का जो उच्चारण है जब हम गलत तरीके से करते हैं, मतलब शुद्ध उच्चारण जब नहीं होता है, तो उसे ही हम कहते हैं डिस्टोरेशन एरर या फिर उत्भ्रष्ट उच्चारण दोष। अगला है एडिशन एरर, जिसे हम जोड़ने की प्रक्रिया संबंधी दोष कहते हैं। इसमें क्या होता है, विलोपन में होता है कि हम किसी वर्ड को हटा देते हैं, लेकिन जो आपका एडिशन होता है, एडिशन में हम किसी वर्ड को ला करके जोड़ देते हैं। जैसे स्कूल होता है तो स्कूल को स्कूल ना बोल करके स्कूल बोलना, उसमें ई जो है उसको बेवजह ही इंक्लूड करके जब बच्चे बोलते हैं, तो ऐसे ही एरर को हम कहते हैं एडिशन एरर। अगला है मोनोटोनस किस प्रकार के दोष से संबंधित है? तो मोनोटोनस आपका एक पिच डिसऑर्डर होता है।
मोनोटोनस का मतलब होता है एक ही लय में बात करना। ठीक है, जब बच्चे एक ही लय में बात करें, उतार चढ़ाव का ध्यान नहीं रखते हैं, तो उसे ही हम मोनोटोनस स्पीच कहते हैं, जो कि एक आपका पिच डिसऑर्डर होता है। अगला है हाइपोनेसलिटी एवं हाइपोनेसलिटी में क्या अंतर है, मतलब जो हाइपोनेसलिटी है और हाइपोनेसलिटी है उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। हाइपोनेसलिटी जो है वो ओरल कैविटी की जो ध्वनि रहती है उसको नेसल कैविटी से निकलने लगती है। मतलब जो ध्वनियाँ हम मुंह से बोलने की बजाय वो बच्चे नाक से उसका उच्चारण करते हैं, तो ऐसे ही दोष को हम कहते हैं हाइपोनेसलिटी डिसऑर्डर। अगला है हाइपोनेसलिटी। हाइपोनेसलिटी में क्या होता है कि जो ध्वनियाँ नाक से उच्चारण करनी चाहिए, ऐसे ध्वनियों को वो मतलब मुखीय ध्वनियों के रूप में उच्चारण करते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है, लेकिन आपसे पूछा जाता है, वो आपसे पूछ लेंगे कि जो हाइपोनेसलिटी डिसऑर्डर होता है उसमें क्या होता है, या फिर अगर आपको ट्रू एंड फॉल्स के रूप में देंगे तो वो आपको दे सकते हैं कि जो हाइपोनेसलिटी है उसमें हम ओरल को नेसल कैविटी में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। तो अगर आपको पता होगा तभी तो आप लगा पाएंगे। अगला क्वेश्चन है सक्रिय उच्चारण अंग कौन कौन से हैं। ऊपर मैंने आपको निष्क्रिय बताया था, इस बार हम सक्रिय उच्चारण अंग पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला हो जाएगा आपका जीभ। जीभ क्या है, जीभ जो है एक सक्रिय उच्चारण अंग है। नीचे का जो ओठ होता है, जब आप बोलते हैं तो ऊपर का ओठ उतना काम नहीं करता है, ऊपर के ओठ का एक निष्क्रिय उच्चारण अंग के रूप में ऊपर का ओठ काम करता है, लेकिन आपका निचला ओठ जो होता है वो एक सक्रिय उच्चारण अंग के रूप में काम करता है। अगला है निचला जबड़ा। निचला जबड़ा भी एक सक्रिय उच्चारण अंग है। और जो आपकी नरम तालु होती है, कठोर तालु क्या है, वो निष्क्रिय उच्चारण अंग होती है, लेकिन जो नरम तालु होती है वो एक प्रकार की सक्रिय उच्चारण अंग होती है। अगला क्वेश्चन है बड़बड़ाना किस माह तक शुरू हो जाता है। यह भी प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन आपका है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में ये रिपीटेड 2 बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो बड़बड़ाना किस माह में शुरू हो जाता है बच्चों का, वो 6 से लेकर 8 मंथ तक जो बच्चे होते हैं वो बड़बड़ाना स्टार्ट कर देते हैं। अगला आप याद रखेंगे सुप्रा सिगमेंटल के भाग कौन कौन से हैं। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन अलग अलग तरीके से ये क्वेश्चन आपसे बनता है। जैसे वो पूछ लेंगे आपकी जो दबाव होता है वो किस प्रकार के सिगमेंटल के अंतर्गत आते हैं, नॉन सिगमेंटल, सुप्रा सिगमेंटल। तो अगर आपको पता होगा तभी आप लगा पाएंगे। तो ये कुछ नाम है जो आप याद रखेंगे कि ये सारे जो है वो सुप्रा सिगमेंटल के भाग होते हैं, जिसमें आपका अनुतान आता है, उसके बाद आपका दबाव आता है, उसके बाद पॉज आता है, ठहराव। जैसे आप कोई शब्द बोलते हैं तो आप 1 मिनट के लिए या 1 सेकंड के लिए आप थोड़ी देर के लिए जो रुकते हैं वही आपका पॉजेज होता है, मतलब ठहराव होता है। उसके बाद रिदम होता है एंड रेट ऑफ स्पीच, मतलब वाक्य दर होता है। तो ये 5 ऐसे हैं जो कि सुप्रा सिगमेंटल के भाग होते हैं। अगला है आपका वाणी विकास के लिए महत्वपूर्ण उम्र क्या है, मतलब भाषाई विकास के लिए या स्पीच के डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो पीरियड है वो कौन सा होता है, तो वो होता है 1 to 5 ईयर। जो 5 साल के बच्चे होते हैं उनमें वाणी और भाषा का विकास बहुत ही ज़्यादा तीव्र गति से होता है, तो आप इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। इसके बाद इसमें आपका सिलेबस इंक्लूड किया गया है। आपको लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन बता दिए गए हैं, 20 क्वेश्चन आपको दिए गए थे लॉन्ग टाइप में भी, जो कि बहुत ही ज़्यादा एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर भी अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको इस सिलेबस में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जाएंगे, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सब यूनिट बताए जाएंगे जहां अगर आप उस सब यूनिट को अच्छे से कवर कर लेते हैं तो भी आप लॉन्ग टाइप के जो 10 नंबर में आपके क्वेश्चन आते हैं वो आप अच्छे से कर पाएंगे। पहला आप यूनिट 1.1 जो है, जिसमें आपको स्पीच के बारे में, उसकी कैरेक्टरिस्टिक और उसकी विशेषताएं, ये सारी चीज़ें उसमें आपको पढ़नी है। तो ये यूनिट 1.1 आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पैरामीटर ऑफ स्पीच अगर आप छोड़ देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ से क्वेश्चन आपको जो है 1 नंबर में बन जाते हैं, पर लॉन्ग टाइप में बहुत कम ही क्वेश्चन यहाँ से बनता है। उसके बाद आप यूनिट 1.3 भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ से भी आपको मैकेनिज्म आपसे बहुत कम ही बार मैकेनिज्म जो है वो पूछा गया है, तो मैकेनिज्म पढ़ने की उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर आप डीपली में अगर आपने कंटिन्यू क्लास लिया है तो फिर आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी तक तो आप इसको छोड़ सकते हैं। अब स्पीच एंड ओवरलेड फंक्शन जो वाणी के द्वितीयक कार्य हैं वो आप जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं और लॉन्ग टाइप में भी क्वेश्चन ये बने हुए हैं, वाणी के द्वितीयक कार्य कौन कौन से होते हैं।
ये आपका, अगर हम बात करें यूनिट फर्स्ट में, तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंट्रोडक्शन टू स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी। तो इसको आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछा गया है इससे। आगे देखते हैं, तो हमारा यूनिट 2 जो है उसमें 1 नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बन जाते हैं, लेकिन यहाँ से लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन बहुत कम ही बार बने हुए हैं, तो आप चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं। अगला है डेवलपमेंट ऑफ स्पीच, जिसमें हमें स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्पीच इन चिल्ड्रन विथ नॉर्मल हेयरिंग चिल्ड्रन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है 3.2, जिसमें लिखा है प्री रिक्वेस्टिस फॉर नॉर्मल स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। क्या इसमें आपसे पूछा गया है कि वाणी और भाषा विकास की पूर्व आवश्यकताएं क्या होती हैं। वीडियो इसका करा दिया गया है आपको, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इसको पढ़ सकते हैं। अगला है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट ऑफ स्पीच इन चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट। तो यह भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। आगे आएंगे यूनिट 4 पे। तो यूनिट 4 में अगर हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट की, तो वो आपका होता है स्पीच प्रॉब्लम। स्पीच प्रॉब्लम में जो आपका आर्टिकुलेशन एरर दिया गया है, मतलब जिसमें सोडा के बारे में दिया गया है, वॉइस प्रॉब्लम जो दिया गया है, जिसमें एरर इन सुप्रासेगमेंटल दिया गया है, उसको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा यूनिट 4 में, क्योंकि वहाँ से ही क्वेश्चन बनते हैं। इवेल्युएशन ऑफ स्पीच एंड स्पीच इंटेलिजिटी जो है उसमें से क्वेश्चन नहीं बने हुए हैं अभी। एक बार भी आप देख लेंगे प्रीवियस ईयर तो क्वेश्चन नहीं बना है, तो उसको आप छोड़ सकते हैं। अगला है आपका इवेल्युएशन ऑफ स्पीच इन टर्म ऑफ वॉइस आर्टिकुलेशन एंड सुप्रासेगमेंटल। तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। यूनिट 4.5 जो है उससे भी क्वेश्चन नहीं बना हुआ है, तो उसको भी आप छोड़ सकते हैं। बात करते हैं यूनिट 5 पे। तो यूनिट 5 में है आपका 5.3 आप पढ़ लीजिएगा, जिसमें है इंडिविजुअल एंड ग्रुप हियरिंग, ग्रुप स्पीच टीचिंग एडवांटेज एंड लिमिटेशन। मतलब जिसमें आपको जो है व्यक्तिगत और सामूहिक जो स्पीच टीचिंग है उसके बारे में पढ़ना है, और इम्पॉर्टेंट भी है, इसमें अंतर भी पूछा जाता है, तो उसको भी आप पढ़ लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, तो इसमें आप ऑडिटरी ग्लोबल अप्रोच और मल्टी सेंसरी जो आपका यूनिट दिया गया है उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ये जो बच्चों के अंदर स्पीच डेवलप करने की तकनीकियां हैं, इसमें से आप सिर्फ 2 ही पढ़ लीजिएगा, सफिशियंट रहेगा। एक आप पढ़ लीजिएगा ऑडिटरी वर्बल थेरेपी, जिसे ABT कहते हैं। एक आप पढ़ लीजिएगा ऑडिटरी ग्लोबल अप्रोच एंड मल्टी सेंसरी यूनिट अप्रोच। तो ये आप 3 आप पढ़ लीजिएगा, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, तो ये भी आपका यूनिट 5 में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है रोल ऑफ फैमिली इन स्टिमुलेशन ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज एंड होम ट्रेनिंग। होम ट्रेनिंग के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि होम ट्रेनिंग से क्वेश्चन पूछा गया है और ये बहुत ही ईजी है, आप अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं, एक बार में ही आपको ये समझ में आ जाएगा। किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में पढ़ लिंक की सहायता से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ से हर एक सब्जेक्ट के फ्री नोट्स आपको प्राप्त हो जाएंगे।